चलिए स्टार्ट किया जाता है। हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालो। अब बिलीव, बिलीव मतलब लिखोगे डिसलाइक बढ़ा दिए हैं। हाँ, लाइक के तरह ही डिसलाइक है, सिर्फ नापसंद करने का मीनिंग आएगा। बस हटा दो इसको। हेडिंग डालिए बिलीव। बिलीव का मतलब लिखोगे विश्वास करना, यकीन करना, विश्वास या यकीन करना, बिलीव का मतलब होता है। ठीक है, विश्वास करना या बिलीव करना। विश्वास मतलब वही भरोसा करना, बिलीव या यकीन करना। ठीक है, चलिए। आई बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, इसका मतलब होगा। अब देखो, इसमें आई एम बिलीविंग इट नहीं कह सकते। आप क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कभी भी विश्वास होता है तो बड़ा सोच समझ के होता है, और इस पर एक बार विश्वास हो अनलिमिटेड चलेगा। परमानेंट प्रोसेस के साथ जाते, टेम्परेरी नहीं कि अभी विश्वास है बाद में खो देंगे। कैसा है? तो ऐसे केस में आई एम बिलीविंग इट नहीं कहोगे। समझ में आया? क्योंकि टेम्परेरी एक्शन के साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाओगे? परमानेंट एक्शन के साथ। तो आई बिलीव इट कहना सही होगा। मैं विश्वास करता था तो भी आप कहोगे बिलीव का बिलीव बना दोगे, चलेगा। या आई यूज़ टू बिलीव कह सकते हो। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस सेंस इसमें नहीं लगा सकते। क्लियर है? तो आई बिलीव इट कहोगे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ। आई एम बिलीविंग इट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? टेम्परेरी एक्शन यानी थोड़े समय के लिए किसी पे विश्वास आप नहीं कर सकते। जब भी विश्वास होगा तो परमानेंट चीज़ों पे जाता है। आप कह सकते हो ऐसा कि हाँ कर नहीं सकते हैं, वैसे कहोगे तो हर कुछ हो सकता है। जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं वही वाला कि बाहर बारिश हो रही है, तुम झाँकने लगो, कहोगे रॉन्ग बोल रहे हैं, बाहर तो बारिश हो नहीं रही। तो ये जो आपका जो कोई भी टीचर आपको ये देगा ट्रांसलेशन के लिए, वो तो चेक करने के लिए नॉलेज देगा ना। तो वही यहाँ भी एग्ज़ाम के टेस्ट करने के लिए जाया था कि ग्रामर के ऊपर नॉलेज कितना। तो कोई इस पे नहीं जाएगा, हमेशा किस पे लगाओगे? ऊपर वाले सेंस पे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? वहाँ पे नॉलेज चेक किया जाता है कि बताइए ये कौन सा है वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं लगा सकते। हमेशा किसके साथ? बिना कंटिन्यूस टेंस के लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे। ठीक है? तो बिलीव का मतलब समझ में, विश्वास करना, यकीन करना, या फिर क्या होगा? जिस हाँ, भरोसा करना। तो जल्दी से आप इसको लिख लिए होंगे। अब लिखोगे अग्री। अग्री का मतलब लिखोगे सहमत होना, सहमत होना, किसी से राज़ी होना। ठीक है? अच्छा, कहीं कहीं बजाय पर होता है मेरा विश्वास करो, तो ऐसे केस में आप सीधा सीधा क्या कहोगे? बिलीव मी। बिलीव मतलब मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है ना? हाँ, कई जगह पे ऐसा सेंटेंस होगा जैसे मैं आप पे भरोसा करता हूँ या मैं आप पे यकीन करता हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसा भी लिख सकते हो आई बिलीव, और पर्सन आएगा तो आई बिलीव इन यू कर लेना। ठीक है ना? आई बिलीव इन यू, मैं आप पे विश्वास करता हूँ। कई जगह पे होता है कि कोई अगर थिंग्स की बात है तो वहाँ पे इन नहीं भी लगता है, कई लोग लगाते भी हैं, तो ना भी लगाओ तो ही सही होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लेकिन कोई पर्सन है तो बिलीव के बाद क्या लगाना है? इन लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ पा रहे? क्योंकि बिलीव के बाद फिक्स प्रीपोजिशन इन लगाना, जब कोई पर्सन आएगा तब आई बिलीव इन यू। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ, बिलीव इट हो सकता है डायरेक्ट बिना बिलीव इन लगाए। क्लियर है? क्योंकि कोई पर्सन ना हो, वो कोई थिंग्स है, तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे आप। क्लियर है? इन बातों को ध्यान से आप देख लीजिएगा। हाँ, सीधा करो मेरा विश्वास करो, होता है कि नहीं होता? तो बिलीव मी कहना है। क्लियर है? हाँ, अगर किसी ने हो सकता है, कई जगह पे मैंने देखा है प्योर ग्रामरियन रहते हैं तो इसमें भी कहते हैं बिलीव इन मी लिखना सही होगा, ज़्यादा प्रेफरेंस। अगर ग्रामर की बात करें तो नीचे वाला ज़्यादा सही है, लेकिन ऐसा किसी ने कहा तो उसको भी एक्सेप्टेंस मिलता है। कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि वो गलत है। एग्ज़ाम में अगर आ जाए, मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में कह दे कि ही या आई, कुछ भी ऐसा लग देगा, उसके बाद कहेंगे बिलीव फिल इन द ब्लैंक्स हिम, और ऑप्शन में देगा कि बताइए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, और ऐसा करके दे देगा। सी ऑप्शन देगा इन, और डी ऑप्शन में दे देगा ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, या कुछ और लगा लेते हैं 4। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप इन के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी सही होगा। समझ पा रहे? अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाएगा प्रीपोजिशन को लेकर। ठीक है?
पे इन ना होगा तो इनको अगर लिखा तो ठीक है, कहीं जगह पे इनको एडजस्ट कर लीजिए तो सही होगा। क्लियर है? जल्दी से इसको लिख ही लो, उसके बाद अग्री बताएंगे। कहीं पे जगह तो होंगे 2-3 लाइन। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए। बिलीव इन मी तो भी सही है। आई बिलीव इन यू, मैं आपका विश्वास करता हूँ, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा, आई बिलीव फिल इन द ब्लैंक्स हिम। हो गया? हिंदी लिखते चलना है सबका, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है? अग्री मतलब लिखोगे सहमत होना, राज़ी होना। आई अग्री, आई अग्री मतलब मैं क्या लिखोगे, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत करता हूँ, मैं सहमत हूँ। आई अग्री, अग्री के बाद विद लगाना, अग्री विद हिम अगर कोई पर्सन रहे तो। ठीक है ना? अग्री विद हिम, आई अग्री विद हिम मतलब मैं उससे सहमत हूँ। उससे मतलब कोई पर्सन की बात है, मैं उनसे सहमत हूँ या राज़ी हूँ। ठीक है? चलिए, हो गया है? कोई दिक्कत की बात है नहीं ना? देखो अग्री मतलब वर्ब है, इसीलिए आप देखोगे कई जगह पे आपने देखा होगा आई एम अग्री लिखा हुआ रहता है। क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। देखिए ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और कभी भी आपको ऐसा नहीं बताए हैं कि सब्जेक्ट होगा उसके बाद एम इज़ आर लगाओगे उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगेगा। क्या ऐसा बताए हैं कभी? हाँ, V1 का केस अभी तक बताए हैं? ये ग्रामर के वो एक्सेप्ट नहीं करता, ग्रामर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के नहीं देता। ध्यान रखना, आई एम अग्री नहीं होता, या तो सीधे सीधा कहोगे आई अग्री कहना पड़ेगा। क्लियर है? ये बातें कई बच्चों ने या कई जगह पे देखता हूँ आई एम अग्री कह देते हो, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। क्लियर है? क्यों रॉन्ग हुआ समझ में आया? क्योंकि एक्सेप्टेबल है नहीं। क्या आपने अभी ऐसा कहा है आई एम गो कहा है आज तक? कोई टेंस बना है? तो बताओ ये कौन सा टेंस बनेगा कि सब्जेक्ट एम इज़ आर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ जाए? नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, ये सेंटेंस गलत है। डू इट फास्ट, बोलो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत हुआ समझ में आया? हो गया? अगला सेंटेंस लिखिए। सेंटेंस क्या, अगला वो भी लिख लीजिए आप। हो गया? अग्री हो गया? हाँ, आई एम अग्रीइंग करोगे कभी? हैं? ये पे कंटिन्यूस टेंस नहीं लगाओगे। जब भी सहमति होता है तो पूरे सोच समझ के होता है। समझ पा रहे ना? यानी कि सहमति हो रहा है, ऐसा कैसे होगा? समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर है? जैसे लव में कैसा था, प्यार हो रहा है ऐसा कहोगे आई एम लविंग? नहीं ना कहोगे, इसीलिए अग्रिंग नहीं कहेंगे। क्लियर है? ये बातें ध्यान रखना है। कई लोग होंगे कंटिन्यूस टेंस लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्लियर? आई एम अग्रिंग कहोगे? नहीं कहोगे। चलिए इसको हटा दूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक टाइम में बताया कि जब वर्ब के एंड में ई रहता तो ई को हटा के आई एन जी लगाते हैं। याद रखना कि इसमें डबल ई है, और जब भी डबल ई वर्ब के एंड में रहेगा तो एक ई को हटा के नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आई एन जी लगाना। जब वर्ब के एंड में ई सिंगल रहता ना तब ई हटा के आई एन जी जोड़ते हैं। इसका ध्यान रखना आपको। समझ पा रहे? इसमें जब आई एन जी जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? डायरेक्ट बिना हटाए वर्ब को, कोई भी मतलब कोई भी ई को हटाए, डबल वर्ब मतलब डबल ई है इसीलिए डायरेक्ट आप आई एन जी जोड़ के चलेंगे। अब हेडिंग डालिएगा, क्या होगा? डॉट। डॉट मतलब लिखोगे शक करना। आप लोग करते भी हैं कई लोगों पे, हैं? डॉट मतलब लिखोगे शक करना। देखो शक भी अगर करोगे तो पूरी तरह से करते हैं। क्या कंटिन्यूस फॉर्म में चलेगा? मैं शक कर रहा हूँ हो जाता है तो पूरा होता है कि हाँ शक है मुझे। ठीक है ना? तो डॉट का मतलब क्या समझोगे? शक करना। चलिए लिखोगे मैं शक करता हूँ।
तो आई, उसके बाद क्या लगाओगे, आई डॉट, ठीक है। चलिए, मैं हो सकता है किसी पर्सन पे आप शक करोगे तो डॉट के बाद क्या लगाना है, एट लगा देना। क्या लगाओ, जैसे मैं तुम पे शक करता हूँ, आई डॉट एट यू, ध्यान रखना इसका, डॉट एट लगाता है किसी पे शक करने के लिए। लिख लीजिएगा, मैं आप पे शक करता हूँ, मैं आप पे संदेह करता हूँ। संदेह का मतलब भी वही होता है ना, शक करना। हो गया। इसी में एक वर्ड बताए थे, याद करो, लुक एट, याद है आपको? लुक एट का मतलब होता है किसी पे फोकस करके देखना, लुक एट होगा। क्या डॉटिंग लगाओगे यहाँ पे, आई एम डॉटिंग एट यू, नहीं होगा। संदेह होता है तो पूरी तरह से होता है, इसमें कंटिन्यूस फॉर्म का जिक्र नहीं होता। कई लोग सोचेंगे हो नहीं सकता, तो हो तो सकता है लेकिन ग्रामर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो प्योर ग्रामर की बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही लगाओगे। क्लियर है? हाँ, इसका पास्ट इंडिफिनिट लगा सकते हो। मैं उस पर शक करता था तो आई डॉटेड एट यू, मैं तुम पे शक करता था, आई डॉटेड, ईडी लगा देना, आई डॉटेड एट यू। क्लियर है? जैसे मैं शक करता था तो पास्ट इंडिफिनिट को बनाने के लिए है ऐसा शक करें, यूज टू का भी यूज़ कर सकते हो आप, यूज टू। तो क्या लगाओगे, आई यूज टू डॉट एट यू, ये भी सही हो जाएगा, मैं शक तुम पर करता था। क्लियर है? तो चलो ध्यान रखना इसका। हो गया? हाँ, फ्यूचर में शक करूँगा, ऐसा वाला केस है। हाँ, तो हो सकता है, हो सकता है, उसे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, हटा दो इसको, है उस पर फ्यूचर लगाओ। कंटिन्यूस फॉर्म नहीं यूज़ होता, मैं उसी पे चल रहा हूँ सब। अब डॉट हो गया, गेस लगाओ। चलिए, गेस का मतलब क्या लगाते हो बताओ? हैं, तर्क लगाना होता है, अपना लॉजिक जिसको कहते हैं, गेस। हाँ, ये भी कह सकते हो तर्क या अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, चलिए अब देखिए, दो बात होगा। कहीं कहीं पे तर्क अभी कंटिन्यूस फॉर्म में चलता है कि मेरा ऐसा हो रहा है, हो सकता है रिजल्ट आए या ना आए, होता है ना। मैथमेटिक्स बना रहे हो तो क्या ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स में आपका 100% आंसर आ ही जाए? कैलकुलेशन तो बीच में कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका लॉजिक चल रहा है। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आप आई एम गेसिंग, आप एक सेंटेंस लिखा आई एम गेसिंग और आपने लिखा आई गेस, दोनों में क्या अंतर है कि जब आपका फाइनल हो जाए कि बस मुझे यही तर्क लगता है, अंदाज़ा लगता है, तो जब फाइनल आप दिखाओगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पे लगा देना। और जब आपको कंटिन्यूस प्रोसेस यानी आप कैलकुलेशन चल ही रहा है अभी, उसमें लॉजिक लगा रहे हो कि हाँ हो सकता है सही हो जाए, तब आप इसका कंटिन्यूस फॉर्म लेके चल सकते हो। यानी आई एम गेसिंग भी कहोगे, मैं तर्क लगा रहा हूँ, और आई एम गेस तो फाइनल जब हो जाए तब कहोगे। यानी इस पर आई लगाओगे, नहीं भी लगाओगे, डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। क्लियर है? आई एम गेसिंग कहोगे, इसका मतलब अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये कंटिन्यूस फॉर्म है, इसका एंडिंग नहीं, क्योंकि एक्शन क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा। अगर आपको मिल जाए कि मैं गेस कर चुका हूँ या गेस करता हूँ कि पक्का यही होगा, तो ऐसे सेंस में क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट लगा के चलना। क्लियर है? चलो यहाँ पे लिख लेना, मैं तर्क लगाता हूँ, इसका मतलब आपका हैबिट है पक्का। इसमें क्या है, मैं तर्क लगा रहा हूँ, इसका ना फाइनल अभी ना नहीं है, इसमें क्या लिखोगे, नॉट फाइनल। ऐसे सेंटेंस दोनों इस पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको इंग्लिश में लिख लेना, सॉरी हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में तो लिखा गेस हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस नीचे वाले को देते हैं ग्रामर में। ये सभी वर्ब जितना भी है सबका यूज़ प्रेजेंट इंडिफिनिट में 90% यूज़ किया जाता है। इसका कंटेक्स्ट कंटिन्यूस फॉर्म में बहुत कम मिलता है। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा इमेजिन। आई गेस मतलब मैं तर्क लगाता हूँ, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, इसका मतलब आपका हैबिट है, वो करते ही हो। समझ पा रहे हैं? उसमें आपको फाइनल क्या मिल जाता है, डेस्टिनेशन मिल जाता है, मंजिलें मिल जाती है। इमेजिन हटा दो इसको, देखो अब हेडिंग डालोगे इमेजिन।
इमेजिन का मतलब समझ में आता है, क्या करते हो? हाँ, इमेजिन का मतलब क्या होता है आप बताओ? ख्वाबों में सोचना। अच्छा हाँ। तो और कोई लोग है दिल में सोचना, दिमाग में सोचना, ऐसा भी है? हैं? क्या बोलते? इमेजिन का मतलब क्या समझते हो? बोलते ना मैं इमेजिन करता हूँ, हैं? नहीं बोलता है। हाँ, क्या बोलते आप? इमेजिन का मतलब बताइए। अभी चेक कर लें आप। कुछ तो बोलना है, ये मत समझना कि बेइज्जती हो जाएगी। बोलना सही है, बोलिए। इमेजिन का मतलब? हाँ, कभी वर्ड यूज़ किए हो इमेजिन कर रहे हैं? नहीं। आप? नहीं। व्हाट अबाउट यू? अच्छा, सोच के देखना। व्हाट अबाउट यू मिस? हेलो। इमेजिन का मतलब? अच्छा, चलिए, इमेजिन का मतलब होता है सीधा सीधा कल्पना करना। समझ पा रहे? जो रियल ना हो उस पर विचार करना। समझ पा रहे? तो उसको कहते हैं इमेजिन का हिंदी क्या लिखोगे? चलो लिख लो। इमेजिन का मतलब क्या समझोगे? कल्पना करना। अच्छा एक बात बताइए, कल्पना जब भी करते हो तो रिज़ल्ट सही भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव हो जाता है। होता है कि नहीं होता है ना? वो होता नहीं, लेकिन इंसान सोचता है। जैसे काश आप मेरे भाई होते, काश मैं डॉक्टर होता। सब क्या सिर्फ कल्पना है कि नहीं है? क्या रियल केस है क्या? इसका मतलब इमेजिन जितने होते हैं सब क्या होता है? सब कल्पना, नॉट रियल होते। सिर्फ आपका क्या होता? सोच होता उस पर। ये रियल होते नहीं। क्लियर है? तो आप ध्यान देना, इमेजिन का मतलब क्या होगा? कल्पना करना। तो आप देखो, कोई भी कल्पना करता है तो फाइनल हो ही जाता है। फाइनल का मतलब कैसे कहोगे? मैं इमेजिन करता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ। क्या इमेजिनिंग कहते हो कि इमेजिनिंग कर रहे हैं? कंटिन्यूस फॉर्म में इसका यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ किस में करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इस पर कोई भी कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं जाएगा। तो क्या लगाओगे? आई इमेजिन, है ना? आई उसके बाद क्या लगा दोगे? इमेजिन। ठीक है ना? मैं इमेजिन करता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ। हाँ, कहीं कहीं पे स्पीकिंग में यूज़ हो जाता है, शी इज़ इमेजिनिंग, माई फादर इज़ इमेजिनिंग, लेकिन ग्रामर में एक्सेप्टेबल नहीं होता। समझ पा रहे? इस पर क्वेश्चन बने तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही आप वैल्यू दोगे, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में। कोई अगर बोल रहा है तो मतलब समझ जाना कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है ना? शी इज़ इमेजिनिंग, इसका मतलब क्या समझोगे? वह कल्पना कर रही है ना? आई एम इमेजिनिंग, मैं कल्पना कर रहा हूँ। लेकिन कब? ये सिर्फ स्पीकिंग तक है, ग्रामर में ये सही नहीं होता। ठीक है ना? चलो, इमेजिन के बाद क्या लगाओगे आप? नो। नो पढ़ लिए थे? नो का मतलब क्या समझोगे? जानना या पहचानना। क्या पढ़ चुके थे? पढ़ लिया है ना? जानना या क्या लिखोगे? पहचानना। लिखोगे आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। लिख लो। हाँ, आई एम नोइंग यू नहीं होगा, आई एम नोइंग यू नहीं होगा, आई एम नोइंग यू नहीं होगा। इसको पहले हम लोग बता चुके हैं। मैं आपको जान रहा हूँ तो भी आप ट्रांसलेशन ऊपर वाले करोगे, आई नो यू। क्लियर है? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट हो सकता, मैं आपको जानता था, आई न्यू यू। के मैं आपको जानता था तो क्या बनेगा? आई न्यू, के एन ओ डब्ल्यू का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? न्यू हो जाएगा। आई न्यू यू, मैं आपको जानता था, ये बन जाएगा। ठीक है? इस पर कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है? मैं आपको पहचानता था, तब भी क्या कहोगे? न्यू लगाओगे। एक बात और है, रिकॉग्नाइज कहीं कहीं पे आ जाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब भी क्या होता है? पहचानना। जैसे नो कैसे होता है? जानना या पहचानना। तो आप इनकी जगह ऐसा लगा सकते हो, मैं आपको जानता था, आई रिकॉग्नाइज्ड यू, मैं आपको जानता था, पहचानता था। इसका सिनोनिम्स की तरह यूज़ होता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना। रिकॉग्नाइज आप लिख लोगे। रिकॉग्नाइज का मतलब भी होता है जानना पहचानना। न्यू, के एन ओ डब्ल्यू, नो का मतलब भी जानना या पहचानना होता है। इसका मतलब क्या समझोगे? आई न्यू यू, आई न्यू यू, मैं आपको जानता था। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम नोइंग यू गलत हो जाएगा। ठीक है? तो अब आओ, नो हो गया, अंडरस्टैंड लिखना है। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड मतलब लिखोगे समझना।
हटा दो इसको। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड उसी का सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब है, समझ पा रहे हैं? जैसे प्ले का प्लेड, प्लेड कैसे बनता है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, उसी तरह अंडरस्टैंड का क्या बनता है, अंडरस्टूड। और कोई डाउट? चलिए इसको हटा दें। क्या लिखे हैं, अंडरस्टैंड। देखो एक बार इंसान, ऐसा नहीं कि मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ये तो सेंटेंस आप बोल देते हो हिंदी में, लेकिन इसको जब इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या लिखोगे, आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, लिख लो, मैं समझता हूँ। अगर आपको बोलना पड़े मैं आपकी समस्याओं को समझता हूँ या समझ रहा हूँ, मैं आपकी समस्या को समझता हूँ, ठीक है। या बोला जाए कि मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कई जगह पे बोलते हो ना कि कोई आपको अपनी तकलीफ़ बयां करे, बताए, तो अब बोलते हो ना मैं आपकी समस्या को समझता हूँ, ठीक है। तो यह समझ रहा हूँ, दोनों का आप अंग्रेज़ी यही बोलोगे, आई, उसके बाद क्या लगाओगे, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, उसके बाद क्या लगाओगे, योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम का मतलब क्या समझोगे, आपकी समस्या, समझता हूँ मैं, या समझ रहा हूँ, तो भी आप ट्रांसलेशन यही कहोगे। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं कहना वहाँ पे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, ग्रामर के अकॉर्डिंग इलॉजिकल, उसको रॉन्ग माना जाता है। आप किस पे ले चलोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। क्लियर है? चलिए अंडरस्टैंड भी हो गया। हाँ, मैं आपको इस प्रॉब्लम को समझता था, यहाँ पे अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड हो जाता है, अंडर STOOD हो जाता है, बाकी सब सेम रहेगा। मैं आपको प्रॉब्लम को समझता था, तो आई अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम, या समझ गया, ठीक है, तो भी वही लिखोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, ऐसे जगह पे, कई जगह पे मोबाइल पे बात होती है तो आई कैन अंडरस्टैंड, जब आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में कभी बात करो, जो मतलब यहाँ की नहीं होती, कहीं बाहरी कंपनी होती है और वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग चलता है, हिंदी नहीं चलता, और वहाँ पे इंग्लिश में जब कोई बात करता हो तो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम भी बोलता है, ठीक है ना, कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, तो भी सही होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी आप बोलोगे तो भी मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है। और ज़्यादातर क्या बोलते हैं, यही तक बोलते हैं कॉलिंग के ऊपर, वो सब नहीं बोलते ऊपर वाला, ठीक है। क्या बोलते हैं, नीचे आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम लिख के जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अंडरस्टैंड तक दिक्कत नहीं आया होगा। अब रिकॉग्नाइज़ का मतलब वही होता है। रिकॉग्नाइज़ का मतलब क्या समझोगे, नो के बराबर कैसे पढ़े थे, वही बात है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। तो मुझे उम्मीद है कि रिकॉग्नाइज़ नहीं भी पढ़ाएँ तो बात बराबर है कि पढ़ोगे। रिकॉग्नाइज मतलब होता है जानना पहचानना, ठीक है। मैं आपको जानता हूँ या पहचानता हूँ, आई रिकॉग्नाइज। क्लियर है? इस तरह से। अब आओ वांट के ऊपर। वांट मतलब लिखोगे चाहना। वांट का मतलब क्या लिखोगे, चाहना। वांट का मतलब क्या लिखोगे, चाहना। लिखोगे मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, ये लिख लिए हैं सब लोग। वांट लिखोगे, वांट का मतलब क्या लिखोगे, चाहना, WANT। वांट का मतलब क्या लिखोगे, चाहना। आई वांट, इसका हिंदी क्या लिखोगे, मैं चाहता हूँ। क्लियर? थोड़ा इस पर थोड़ा टाइम दे देते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा बात है। वांट का मतलब मैंने लिखाया है क्या है, चाहना। तो मैंने पहले क्या लिखाया, आई वांट। आई वांट का मतलब क्या लिखोगे, मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। चलो एक और दें, तुम चाहते हो, क्या बनेगा, यू वांट। यू वांट का मतलब क्या लिखोगे, तुम चाहते हो, तुम चाहते हो, ठीक है ना। अब देखिए एक सेंटेंस मैं बोलूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम इस काम को करो, तुम इस काम को करो। ऐसा होता ना, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ाओ, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ, ऐसा बोलते कि नहीं। कहीं आपके डैडी वोडी बोले हैं ना, मैं चाहता हूँ बेटा तुम उन लोगों से मिलो, ऐसा हुआ है। ऐसे केस में कैसे बनता है, कुछ नहीं करना है, खुद बताओ। मैं चाहता हूँ तो आप क्या लिखोगे, आई वांट। क्या इतना सीख के आए थे कि नहीं आए थे,
तुम इस काम को करो, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, यू डू दिस वर्क, बस ऐसे ही करना है, बन जाएगा। आई वॉन्ट यू डू दिस वर्क। क्लियर है? क्लियर? चलो एक सेंटेंस देंगे तो बनेगा पक्का। चलिए, मैं चाहता हूँ आप सफलता पाएं। हाँ, आई वॉन्ट यू गेट सक्सेस। समझ पा रहे? या वही होगा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। आई वॉन्ट यू गेट सक्सेस, मैं चाहता हूँ आप सफलता पाएं। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? अब देखिए, एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, मुझे पानी चाहिए, इस पे मुझे पानी चाहिए, ऐसा कभी कभी बोलते हो ना, मुझे पेन चाहिए, मुझे वक्त चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा बोला है ना। ऐसे केस को भी आप वांट पे बनाओगे। आगे चल के पढ़ेंगे कि चाहिए जहाँ पे होता है वहाँ पे शुड लगाएं, लेकिन जब शुड लगा देते हो तो शुड अपने बाद वर्ब मांगता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब यहाँ पे देखिए, पानी क्या है, नॉन है कि नहीं, वाटर क्या है, एक तरह से नॉन है। यहाँ पे कोई वर्ब आया, जैसे मैं बोलूँ मुझे जाना चाहिए, तो वहाँ पे देखो जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं इनके बराबर में एक सेंटेंस लेता हूँ, मुझे लिखना चाहिए, ऐसा लिख लेता हूँ, मुझे लिखना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, जो भी सेंटेंस लोगे, अगर चाहिए से पहले देखो वर्ब आया है कि नहीं आया। लेकिन इस चाहिए से पहले क्या वर्ब आपको दिखाई दे रहा है? नहीं देगा। पानी का मतलब नॉन दिखाई दे। तो जब भी आप चाहिए से पहले कोई नॉन दिखाई दे तो उसका ट्रांसलेशन आप शुड पे ना करके आप वांट पे करोगे, और मुझे का समझोगे, यहाँ पे आई लिखोगे, और यहाँ पे सीधा सीधा चाहिए के लिए क्या लगाओगे, आई वांट। उसके बाद क्या लिखोगे, सीधा सीधा पानी के लिए आप वाटर लिखोगे, आई वांट वाटर। मुझे वक्त चाहिए, आई वांट टाइम। समझ पा रहे? आई वांट टाइम। क्लियर है? अब देखो, ऐसे केस में इनकी जगह सुनो, इनकी जगह कभी कभी वांट को रिप्लेस करने के बाद आप नीड मॉडल का यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आप ये लिख सकते हो आई नीड। उसके बाद आई नीड मतलब क्या समझो, मुझे ज़रूरत है, और ज़रूरत का मतलब मुझे चाहिए, रिक्वायरमेंट तो ये होता, मुझे चाहिए, मुझे पानी चाहिए, इसका मतलब मुझे पानी की ज़रूरत है, यही तो कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे नीड आएगा, और नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत होना। तो आई नीड वाटर, तो भी मतलब यही होगा, मुझे पानी चाहिए। और ये आपके बोर्ड में कई बार ट्रांसलेशन के लिए आया है, मुझे पानी चाहिए, मुझे कलम चाहिए, इस टाइप का आता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो इसका दोनों ट्रांसलेशन पॉसिबल है, आई वांट वाटर या आई नीड वाटर। तो इसका मतलब मुझे वक्त चाहिए तो आई वांट टाइम, या आई नीड टाइम, दोनों सही है अपने जगह पे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और यहाँ पे शुड का यूज़ आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं कहना आई शुड वाटर, आई शुड टाइम, गलत हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका ध्यान रखना है। मुझे लिखना चाहिए, हाँ, इसको आप शुड पे ट्रांसलेशन कर लोगे, आई शुड, उसके बाद क्या लगा दोगे, राइट। क्यों? शुड एक मॉडल है, अपने बाद तुरंत वर्ब लेता है, जबकि यहाँ पे चाहिए से पहले कोई वर्ब था ही नहीं, तो इसीलिए इसको रिप्लेसमेंट किससे किए, वांट से। वांट का मतलब भी क्या होता है, चाहना। इसका भी मतलब क्या चाहना, इस तरह से चाहिए का सेंस दे रहा है, ज़रूरत की बात है। तो वांट को रिप्लेस नीड से भी कर सकते हो, यानी आप स्पीकिंग में ये भी सेंटेंस कह सकते हो, आई वांट वाटर की जगह आई नीड वाटर, या आई वांट टाइम की जगह आई नीड टाइम। एक दो सेंटेंस इस पैटर्न पे देंगे तो बन जाएगा, पक्का ना? हाँ, आई एम वांटिंग नहीं कभी होता है, आई वांट सीधा सीधा कहोगे, आई एम वांटिंग सेंटेंस गलत है, इस पर कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म आप नहीं लगाओगे, ऊपर वाले सही, कंटिन्यूस फॉर्म में आप नहीं लिखते, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। समझ में आया? हिंदी लिख लोगे खुद से ना, जल्दी करो। हो गया? आगे बताया जाए। देखो, एक टाइम में आपको वांट के केस में बताया था, चलो प्रेजेंट इंडिफरेंट में ही बताए थे, याद करो। वांट का मतलब एक बात में इस सब को हटा देता हूँ फिलहाल, ये तो आपके काम का नहीं रहा क्योंकि आपने कॉपी कर लिया होगा। हाँ, चलिए इसको हटा देता हूँ।
यहाँ पे देखो क्या लिखा रहे थे, वांट। हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। तो इसका आप ट्रांसलेशन क्या किए थे बताओ? आई वांट लिखे थे कि नहीं चाहते? अच्छा, मैं चाहता हूँ या मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तब भी आप क्या लगाओगे? आई वांट ही लगाओगे। मुझे चाहिए या मैं चाहता हूँ, बात तो बराबर है। चलो चलो, वह चाहता है, क्या बनेगा आप बताइए तो? पहले बेसिक ले लेता हूँ। वह चाहता है, क्या बनेगा? ही लगाओगे वाह के लिए, सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगा। चाहना के लिए क्या लगाओगे? वांट। वांट का क्या बनाओगे? वांट्स। क्लियर है अभी तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक और सेंटेंस यहाँ पे देखो, ले लेते हैं। वह मरना चाहता है। आप खुद बताओ, ये हटा दो। अगर वह चाहता है क्या पहले वाले सेंटेंस के बराबर है, तो आप क्या लिखोगे? ही वांट्स टू लिखोगे। अब मरने के लिए क्या लगाओगे? डाई मतलब होता है मरना, लेकिन दो वर्ब जब एक साथ आ जाते हैं तो एक प्रीपोजिशन टू है, ये कंजंक्शन की तरह काम करो, उससे जोड़ देते हो आप। तो क्या लगाओगे? ही। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है तो वह भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ही वांट्स टू डाई। समझ पा रहे? अब देखो, वह पढ़ना चाहता है बन जाएगा। अब वह पढ़ना चाहता, क्या बनेगा? ही वांट्स टू रीड। कोई दिक्कत तो नहीं है? देख कर पढ़ना, देखो लिखा हुआ देख के पढ़ दो तो रीड लगाओगे, और अध्ययन करने लगोगे उसमें गलत क्या है सही क्या है, तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे? रीड की जगह क्या लगाना पड़ेगा? स्टडी। कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसी का अगर पास्ट होता कि वह पढ़ना चाहता था, वह पढ़ना चाहता था, क्या बनता बताओ? तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, ही वांट का क्या बना देते? वांटेड बना देते। ही वांटेड टू, उसके बाद क्या लगाओगे? रीड, या फिर क्या लगाओगे? स्टडी लगाओगे। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? तो आप ऐसा भी लगा सकते हो, वांटेड के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब इन्फिनेटिव का केस लगा सकते हो, ये भी केस सही है। ये भी बहुत जगह पे यूज़ होता है, ठीक है ना? आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसे कई सेंटेंस आपने बनाया होगा, तो इसके कॉपी कर लीजिएगा। वांट पे ये भी बनता है। हाँ, वांटिंग नहीं लगा देंगे, बार बार कर आई एम वांटिंग टू टॉक टू यू, ये सेंटेंस गलत होगा, ठीक है? अब हेडिंग डालेगा विश। विश का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना। विश का मतलब होता है या कामना करना। हाँ बोलो, क्या? चाहना। विश का मतलब चाहना, चाहत। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? चाहत, चाह, चाह। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनकी बातों को मैं ले लेता हूँ। चाह लिखा है, ठीक है? दिल खुश कर लो, है ना? और कुछ? हाँ, विश का मतलब होता है दिल से दुआ देना, सीधा सीधा बात यही होता है। विश यू अ हैप्पी जर्नी, ऐसा बोला कभी? चलो ये सेंटेंस मैं ले दो। विश का मतलब होता है कामना करना, दुआ देना, किसी को दिल से अपना चाहत को बयां करना होता है, सीधे सीधा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे आपने ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे कई जगह पे सुना होगा आई विश यू अ हैप्पी जर्नी लिखा हुआ। आई विश यू अ हैप्पी जर्नी, आई विश यू अ हैप्पी जर्नी, आई विश यू अ हैप्पी जर्नी लिखा है। आपकी यात्रा क्या हो? अच्छा, मैं आपकी यात्रा मंगलय हो, ऐसा मैं कामना करती हूँ या करता हूँ। है मनोकामना होता है। अच्छा, कामना मनोकामना में क्या फ़र्क है? हाँ, चलिए, विश का मतलब होता है कामना ही करना। अगर आप लोग हो सकता है हिंदी में कहीं भी देखो होंगे मनोकामना करना, तो हो सकता है। आई विश यू हैप्पी जर्नी मतलब मैं आपके यात्रा को सफल होने का क्या कर रहा हूँ? दुआ कर रहा हूँ, कामना कर रहा हूँ या करती हूँ, ये मीनिंग दे रहा है। समझ पा रहे? या करता हूँ,
ठीक है। विशिंग यू हैप्पी। अच्छा क्या लिखो, लिख लो मैं, यस यस, मैं जो लिखवा लिख लो। मैं आपके यात्रा सफल होने का कामना करता या करती हूँ। मैं आपके सफल यात्रा होने का कामना, मैं आपके सफल यात्रा होने का कामना करता या करती हूँ। ठीक है ना। आई विश यू हैप्पी बर्थडे। देखो कभी कभी सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हो हैप्पी, उसके बाद क्या लगाओगे बर्थडे, तो इनको आप कॉमा में ले लेंगे। जैसे आप अगर ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे आ जर्नी लगाना ज़रूर नहीं, अगर नहीं लगाया तो आ लगाना ज़रूरी हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये जो जर्नी है क्या है, नॉन का केस है तो आर्टिकल मांगेगा, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। अगर आपने कहा आई विश यू हैप्पी बर्थडे कह सकते हो। अगर किसी ने नहीं कहा है तो आप सीधा से इसको इन्वर्टेड कॉमास में रख सकते हो, दोनों सही है अपने जगह पे। क्लियर है, आई विश यू हैप्पी बर्थडे तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। मैं आपको क्या करता हूँ, विश करता हूँ, कामना करता हूँ किस चीज़ का, आपके जन्मदिन का। या आप सीधे सीधे इनको हटा दोगे तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के जैसे हटाओगे तो आर्टिकल, बर्थडे क्या नॉन है एडजेक्टिव है तो यह क्या मांगेगा, आर्टिकल मांगेगा। तो ऐसा भी दोनों सही है अपने जगह पे। क्लियर है, तो विश का मतलब कामना करना। आई एम विशिंग, कई जगह पे देखो आई विश यू की जगह आई एम विशिंग कर देते, लेकिन वो गलत है अंग्रेज़ी में, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग सेंटेंस होता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल कौन होता है, ये वाला सेंस सही होता है। क्लियर है, चलिए विश की जगह फिर क्या लगाओगे आप, सी कर चुके थे, हाँ सी किए थे। चलिए हियर और अपीयर कर लेते हैं, फिर भी आपका क्या बचेगा, थिंक, सस्पेक्ट, रिमेंबर एंड मीन। ठीक है, तो जल्दी से दोनों कर लीजिए। हेडिंग डालिए हियर, सी कर चुके हैं ना, हियर का मतलब 2-2 होगा, 3-3 होगा, वो कर लेते हैं आज पूरा। चलिए अब ध्यान दो, देखो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। अब देखिए अब एक बात और है, एक और है, जैसे आप कहते हो लिसन, LISTEN लिसन, लिसन का मतलब भी होता है सुनना। जैसे मैं सॉन्ग मतलब गाना, मैं गाना सुन रहा हूँ तो आई एम, उसके बाद क्या लगाओगे, लिसनिंग टू द म्यूज़िक, मैं वो गाना सुन रहा हूँ भाई। अब द म्यूज़िक का मतलब वो समझ जाएगा जिससे आप पर्सन से बात किए, ठीक है ना, स्पेसिफिक होगा तो। चलिए मैंने लिखा आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक, यहाँ पे लिसन के बाद हमेशा क्या लगाना है, टू लगाना है, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेता है, टू लगाते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये भी सुनना ये भी सुनना, ये आपका नेचुरल प्रोसेस है। जब इंसान का डेथ होता है तब ये सुनना बंद होगा, नहीं भी चाहोगे तो भी सुनाई देगा। और ये होता है जब आप चाहते हो तब, जैसे गाना सुनना कि न्यूज़पेपर का, जैसे आप मालूम चला न्यूज़ सुन रहे हो, तो ऐसे केस में जब आपकी इच्छाएं होती हैं तब वो सुनने की बात करोगे। यानी इसका मतलब होता है किसी के फोकस करके गौर करके सुनना। आइए क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। ये कब एंड होता है, जब किसी का डेथ होता है तब। आइए मनचाहा वाली बात है, समझ पा रहे, दोनों में यही अंतर है। इसीलिए लिसन, आप हियरिंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बताओ नेचुरल नहीं है, ये क्या है, आप अपना मनमानी कर रहे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, अपने अकॉर्डिंग बंद कर दोगे ये बंद सुनना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्या ये बंद हो सकता है, नहीं हो सकता, यही अंतर है। ये नेचुरल है और ये विदाउट नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग वाला। अब चलिए इस पे आप जब नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा तो बताओ ING का केस नहीं लगाओगे। क्लियर है, क्या लगाओगे, आई हियर कह सकते हो, मैं सुनता हूँ, आई कैन हियर कह सकते हो, मैं सुन सकता हूँ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, जैसे मैं चलो आप कभी कभी बोलते हो ना कि मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़ों को, तो आपने कह दिया कि आई एम, उसके बाद आपने कहा हियरिंग योर वॉइस, आई एम हियरिंग योर वॉइस। तो ये सेंटेंस बताओ सही है कि गलत, ये सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि आप हियरिंग कैसे लिख दिए, ये नेचुरल प्रोसेस पे ING का केस कंटिन्यूस नहीं जा सकता। आप देखोगे जब आप कभी भी इसको परफेक्ट ट्रांसलेशन देना कि मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ, होता ना कॉलिंग पे, तो इसको आप कहोगे ऐसा, आई कैन हियर यू कहोगे, मैं आपको सुन सकता हूँ, आई कैन हियर यू। और इसका ट्रांसलेशन अगर कहना है तो मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ, आई कैन हियर योर वॉइस, योर वॉइस।
तब ये बात क्या हो जाएगा, सही होगा, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ। नीचे वाला सही होगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ING का क्या, हाँ आई कैन हियर यू, ये भी सही है, मैं आपको सुन सकता हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है। आई कैन हियर योर वॉइस, हमेशा कॉलिंग पे कभी किसी को कहना कि मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ, तो आपको आई एम हियरिंग योर वॉइस ना कह के आपको क्या कहना, आई कैन हियर योर वॉइस, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत। हाँ, आपको ये लोग सोच रहे थे हो सकता है आई हियर योर वॉइस कह सकते हैं क्या, आई हियर योर वॉइस, इसका क्या मतलब होगा कि परमानेंट आपकी उसकी आवाज़ों को सुनते हो, क्या ऐसा है, नहीं ना, तो ऐसे केस में ये वाला भी सेंस गलत होता है, इसीलिए आप क्या लगाओगे, आई कैन हियर योर वॉइस, कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं आपकी आवाज़ों को सुन सकता हूँ, सुन रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों में से आप देखोगे ये वाला सबसे परफेक्ट होगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हियर लिसन में अंतर हो गया, कौन सा सेंटेंस आप बोलोगे ये भी समझ में आ गया है, पक्का। अब चलो आते हैं एक और केस, पहले इसको कॉपी कीजिए। एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है हियरिंग, चलो इसको कर ही लेते हैं, इसी के रिलेटेड है, इसको कॉपी यहाँ तक किए हैं, जल्दी कीजिए। चलिए देखो, एक वर्ड आता है जिसका नाम है हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना, सुनवाई करना। जैसे मालूम चला कोई केस का सुनवाई जज लोग कैसे करते हैं, इस केस का वो सुनवाई कर रहे हैं, होता कि नहीं होता, तो ऐसे केस में आप इस पर ING लगाना बिल्कुल सही होता है, ठीक है ना, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, क्लियर है। अब देखो कैसे, मैं कहूँ द जज, उसके बाद कहेंगे इज़ हियरिंग द केस, इसका मतलब समझ में आया बाबू, कि मतलब जज साहब जो हैं वो केस की क्या कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, केस सुन नहीं रहे हैं, ऐसा मतलब इसका हिंदी निकाल देना, इसका मतलब क्या होगा, द जज इज़ हियरिंग द केस, इसका मतलब जज साहब केस की सुनवाई कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है सही क्या है उस चीज़ की परख रहे हैं, मतलब उसको चेक कर रहे हैं, समझ पाओ, उसी को कहते हैं सुनवाई करना, क्लियर है। तब यहाँ पे हियरिंग का मतलब क्या होता है, सुनना नहीं है, सुनवाई करना होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, तो इस बात को ध्यान दे देना, कहीं कहीं पे आ जाता है। अब आ गया, हियर हो गया है आपका ख़त्म। हेयर का 2-3 मतलब होता है, वो देख लिया आपने, लिसन से कैसे मतलब रिलेट करता है, और हियर हो गया। एक वर्ड और है जिसका नाम होता है अपीयर, चलिए एक और वर्ड है जिसका नाम है अपीयर, और यहाँ पे छोड़ दीजिए, और 5 वर्ड और है उसको कल ही पढ़ लेंगे, आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, चलिए।